यदि किसी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो मिनिमम कितने कैपिटल से वो स्टार्ट कर सकता है? लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए, ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। और कहीं न कहीं जब अगर आप पूरा कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो कहीं न कहीं थोड़ा वो कैपिटल। एक्सपेंसेस बढ़ हाँ, सकते कि बच्चे फॉरेन जाने के बाद इंडिया नहीं आते वापस। जी। तो आपका क्या गोल लेके गए थे कि आफ्टर स्टडी वापस इंडिया आना है, यहीं पे बिजनेस करना है? कहीं न कहीं मैं यूके गया इसलिए था बिकॉज़ आई वांटेड टू एक्सपीरियंस द लाइफ देयर कि वहाँ की लाइफ में और हमारी लाइफ में क्या फ़र्क है। या जैसे आपको कैसे लगा कि आई एम परफेक्ट फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, क्यों कोई और बिजनेस नहीं? मैं जब यूके भी गया बारे में बहुत रिसर्च की कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज़ द राइट बिजनेस फॉर मी। और फील्ड इतनी बड़ी है कि स्काई इज़ द लिमिट, मैं जितना करना चाहूँ उतना कम है। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस भी चल रहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, और वहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप हमारे पास आइए, हम आपका बिजनेस 100 100 करोड़ करोड़ का पहुँचा बना दें। देंगे, हम आपका बड़ा बिजनेस जी, कर देंगे। जी। तो क्या ये सही में वर्थ है इस चीज से? हाय, आई एम प्रतिभा व्यास, डायरेक्टर ऑफ बारना इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड। आज की लाइफ में सभी को एक मनी एज अ नीड तो सभी को है कि यदि पैसा बनाना है तो हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना पड़ेगा। बट किसी के पास ये नॉलेज नहीं है कि कैसे जाए, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो हम कैसे इस चीज़ को टैकल करें? तो आज उसी टॉपिक पे हम थोड़ा-सा कुछ डिस्कशन करेंगे, मार्केट को समझेंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट को समझेंगे, डॉक्यूमेंटेशन समझेंगे। तो हमारे साथ आज है राघव बिहानी, जो ऑलरेडी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम उनसे ही कुछ सुनते हैं कि कैसे हमें हमारा बिज़नेस बढ़ाना चाहिए। हाय राघव। नमस्कार, मेरा नाम राघव बिहानी है। आई एम 25 इयर्स ओल्ड एंड आई एम द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ मैक्स इंटरनेशनल। हम लोग इंडस्ट्रियल केमिकल्स में डील करते हैं मेजरली। हमारा इंपोर्ट है, लोकल ट्रेड है। इसके साथ ही साथ हमने रिसेंटली कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करना स्टार्ट की है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स सब कुछ इन्वॉल्व है। अच्छा राघव, ये बताइए, जैसे मैंने देखा है आपकी यूके की डिग्री है, जी, राइट? तो नॉर्मली मैंने देखा है कि बच्चे फॉरेन जाने के बाद इंडिया नहीं आते वापस। जी। तो आपका क्या गोल लेके गए थे कि आफ्टर स्टडी वापस इंडिया आना है, यहीं पे बिज़नेस करना है? क्या रहा आपकी लाइफ में इस सिचुएशन को? मैम, मेरी जो अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री है वो है बीएससी ऑनर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि मैंने एआरयू कैम्ब्रिज से करी है। और कैम्ब्रिज में रहने के बाद मुझे फैमिली की वैल्यू समझ में आई सबसे ज़्यादा, कि भाई फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और मुझे ये पता था कि मुझे फैमिली को छोड़ना नहीं है। और कहीं न कहीं मैं यूके गया इसलिए था बिकॉज़ आई वांटेड टू एक्सपीरियंस द लाइफ देयर कि वहाँ की लाइफ में और हमारी लाइफ में क्या फ़र्क है। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि भई मैं जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, इंडिया लाके इंडिया में इम्प्लीमेंट करके कुछ नया और कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो कहीं न कहीं मैं बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि हाँ, मुझे इंदौर वापस आना है। तो आपको कैसे लगा कि आई एम आपने अपना करियर चूज़ कैसे किया? जैसे आपको कैसे लगा कि आई एम परफेक्ट फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस, क्यों कोई और बिज़नेस नहीं? तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई फैमिली बैकग्राउंड या ऐसा कोई सपोर्ट जिसकी वज़ह से आपको लगा कि मुझे इसी बिज़नेस में आना चाहिए? इसमें मैं सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहूँगा कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। आई वांट टू आई वांट टू विज़िट ऑल द प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो मैं जब भी मतलब मैं बचपन से ही बिज़नेस में इन्वॉल्व था, मेरी फैमिली का भी बिज़नेस है, तो उसमें भी बचपन से इन्वॉल्व था। तो कहीं न कहीं मेरा ये मन था कि मुझे जो कुछ भी करना है, ऐसी लाइन सेलेक्ट करनी है जिससे मैं दुनिया भी देख पाऊँ। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिज़नेस में क्या रहता है कि भई मुझे अलग-अलग बायर्स के पास, अलग-अलग सेलर्स के पास, नई-नई कंट्रीज़ में जाना पड़ता है, उन लोगों से डील करनी पड़ती है, उनसे नेटवर्किंग होती है। तो कहीं न कहीं मैं बचपन से ही देख रहा था कि मुझे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टार्ट करना चाहिए। और इंडिया में काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट होता है, लेकिन राइट प्राइसेज़ नहीं मिलते हैं लोगों को। तो कहीं न कहीं मुझे एक गैप दिखा। और इसीलिए मैं जब यूके भी गया था तो मैंने वहाँ पे भी इस बारे में बहुत रिसर्च की। तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इज़ द राइट बिज़नेस फॉर मी। और फील्ड इतनी बड़ी है कि स्काई इज़ द लिमिट, मैं जितना करना चाहूँ उतना कम है। बस वही है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए सेल्फ पॉलिशिंग कितना ज़रूरी है? सेल्फ पॉलिशिंग तो मैम, कोई भी बिज़नेस करना चाहे, कोई भी एंटरप्रेन्योर,
तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी नेटवर्किंग आपकी कम्युनिकेशन पे बेस्ड रहेगी। और आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी से भी मिलो तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ही इज़ इन्फीरियर टू मी, या फिर कि मैं इसको चला लूँगा या कुछ भी कर लूँगा, या फिर हम किसी से डील करना चाहते हैं। तो हम उस इंडस्ट्री के बारे में कितना जानते हैं, हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ पॉलिशिंग तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई भी एक बिज़नेसमैन बनना चाहता है या बिज़नेस वुमन बनना चाहता है, तो सेल्फ पॉलिशिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हाउ टू स्टार्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस? यदि किसी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके प्रोसेस क्या रहेगी? उसको स्टार्टिंग में क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी? डॉक्यूमेंटेशंस और कैसे वो इस बिजनेस में आ सकते हैं? इस टॉपिक पे आप कुछ हमारे ऑडियंस को गाइड कर सकते हैं? मैम, मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि एक नॉर्मल बिज़नेस जो इंडिया में चलता है, एक शॉप वाला भी, उसके पास भी उसका जीएसटी, गुमाश्ता, पैन, आधार, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन यही है। इसके साथ-साथ बस एक सर्टिफ़िकेट आपको और लेना होता है, वो होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। वो भी आपको डीजीएफटी से मिल जाता है, वो भी ₹800 में मिल जाता है। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहूँगा कि मैं एक बंदे से कनेक्ट किया था। ये यहाँ पे ग्रे मार्केट इतना ज़्यादा है कि उसको उसका इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड बनवाना था। उसके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ₹800 लगते हैं। उन्होंने ₹50,000 ओह पे माय किए, गॉड! क्योंकि नॉलेज नहीं था। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। इंडिया भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ें, एक्सपोर्टर्स को भी काफ़ी बेनिफिट हैं। तो मतलब लोगों को जानना चाहिए। अब मैं आपको प्रोसेस बताऊँ तो बेसिक प्रोसेस यही है। आपके पास आपका जीएसटी है, गुमाश्ता है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। इससे आप आईईसी अप्लाई करिए। सबसे पहला प्रोसेस ये हो गया। तो अब आप एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट रेडी हो गए हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होती है प्रोडक्ट सिलेक्शन, कि आप किस प्रोडक्ट में या किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। अब मान के चलिए कि मेरा बैकग्राउंड है प्लास्टिक का बैकग्राउंड, तो मैं प्लास्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूँगा तो बेनिफिट है। या फिर मेरा बैकग्राउंड है फार्मिंग का, तो फिर मुझे कमोडिटीज़, अनियन, पेरिशेबल में ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें करूँगा तो बेनिफिट है। सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्शन ज़रूरी है। प्रोडक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद रीजन सिलेक्शन या फिर मार्केट सिलेक्शन, कि मान के चलिए मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स बनाई, तो मैं इंडिया में तो ट्रेड कर ही रहा हूँ, लेकिन ये प्लास्टिक की बॉटल मैं और कहाँ एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, किस मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। अब फिर इसके बाद पेरिशेबल्स में जैसे हम आते हैं, तो अनियन हो गया या फिर चिकपीस हो गया। जैसे इंदौर की हम पर्टिकुलर बात करें, तो इंदौर इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ चिकपीस। चिकपीस में इंदौर से बड़ा कोई भी एक्सपोर्टर नहीं है, मतलब इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स इंदौर में ही हैं। तो जैसे कि इसके पीछे कारण क्या है, चिकपीस एक्सपोर्ट इंडिया इंदौर से क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ का प्रोडक्शन है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना है कि भई प्रोडक्ट मेरा कौन-सा होना कौन-सा चाहिए, होना ईज़िली चाहिए ईज़िली अवेलेबल है। अवेलेबल हो पाए। यस, यस, राइट, यस। राइट। तो प्रोडक्ट हो गया, फिर मार्केट हो गया। अब मार्केट में जैसे कि चिकपीस का मार्केट बोलूँ तो साउथ ईस्ट एशिया बहुत अच्छा मार्केट है। इसके अलावा यूएई, गल्फ़, जीसीसी जो बोलते हैं हम, वो बहुत अच्छा मार्केट है। तो लोगों को फिर मार्केट सेलेक्ट करना चाहिए। मार्केट सिलेक्शन के बाद आता है कंपनी सिलेक्शन या फिर बायर सिलेक्शन। ये मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। बायर सिलेक्शन ज़रूरी है। भई अब आप बायर कैसे ढूँढोगे? वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो कहीं न कहीं मेरा तो ये कहना है कि ट्रेड मतलब पोर्ट डेटा, कोल्ड कॉलिंग, ईमेलिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें मतलब नीडल इन अ हेस्टैक होता है कि 1000 मेल करोगे तब जाके अगर एक आपके पास किसी का रिप्लाई आ गया तो आ गया। व्हाट आई फ़ील कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ के लोगों से कनेक्ट करने के लिए आप ट्रेड फेयर्स अटेंड करें, वहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट करें, आपको अलग-अलग कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे, वहाँ पे फिर अगर आपके आइडियाज़ अलाइन होते हैं या फिर प्रोडक्ट्स अलाइन होते हैं, तो वहाँ पे जो डील होती है, वो सबसे मतलब प्रीमियम डील होती है। ए और ये हो गया बायर सिलेक्शन। इसके बाद आती है एक्सपोर्ट प्रोसेस। अब एक्सपोर्ट प्रोसेस बहुत ईज़ी है, जैसे लोगों ने बताया हुआ है कि बहुत टफ़ होता है कि यार एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो ऐसा हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। तो ऐसा है भी और नहीं भी। अगर आपके पास नॉलेज सही है तो आप ईज़िली एक्सपोर्ट कर पाएँगे, और एक्सपोर्ट में तो गवर्नमेंट ने भी इतने बेनिफिट दिए हुए हैं, क्योंकि डॉलर हमारा वापस आता है, एक्सपोर्ट करने पे मेक इन इंडिया बना हुआ है, काफ़ी सारी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं।
तो लोगों को उसके बारे में अवेयर करना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारा क्या-क्या हो गया, मार्केट सेलेक्ट हो गया, प्रोडक्ट सेलेक्ट हो चुका, बायर हो गया हमारा कि भई हमें बायर मिल गया, एक्सपोर्ट करना है। तो अब एक्सपोर्ट के टर्म्स भी ज़रूरी हैं। भई बायर आपसे बोलेगा कि मतलब हम अगर फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो कि हाउ विल आई ट्रस्ट यू? मैं आपको एडवांस भी किस बेसिस पे दूँ? और या फिर मैं 100% पेमेंट कैसे कर दूँ आपको, बिकॉज़ हम पहली बार मिल रहे हैं। तो वहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपका खुद का बिज़नेस भी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका वेबसाइट होना चाहिए, आपके मतलब पर्सनल पिक्चर्स ये सारी चीज़ें अपलोडेड होनी चाहिए, ताकि बायर को भी आपके ऊपर ट्रस्ट हो कहीं न कहीं। इसके बाद अब जब हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पोर्ट पे जब हमारा कंटेनर पहुँचता है, उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप एक बिज़नेस वुमन हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ भी हैंडलिंग वाला पार्ट है, मान के चलिए आप इंडिया में हैं और आपको आपका प्रोडक्ट भेजना है अल्बानिया। तो अल्बानिया तक शिपमेंट जो लेके जाएगा, वो ज़िम्मेदारी होती है सीएचए की, कस्टम हाउसिंग एजेंट। वो आपका पूरा लॉजिस्टिक्स पार्ट हैंडल करता है। और एक्सपोर्ट में तो आप ये मान के चलिए बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आती। इम्पोर्ट का थोड़ा-सा सिनेरियो अलग होता है, लेकिन एक्सपोर्ट में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप हम ये मान के चले कि यदि हम ग्लोबलाइज़ एक्सपो अटेंड करें, राइट? तो राइट, वहाँ पे जो फेस टू फेस डीलिंग या मीटिंग होती है, वो कंपैरिज़न टू मेलिंग कम्युनिकेशन या किसी सोशल मीडिया से हमें कोई क्वेरी मिली है, तो उससे ज़्यादा ट्रस्टेबल है। 100% एनी टाइम ऑफ द डे, एनी ओके। टाइम ऑफ द डे। तो और अगर ये बताइए कि यदि किसी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वो मिनिमम कितने कैपिटल से वो स्टार्ट कर सकता है? मैम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री बहुत वाइड इंडस्ट्री है, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो कैपिटल डिपेंड करती है प्रोडक्ट के ऊपर कि आपका प्रोडक्ट क्या है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा कंटेनर ही लोड करना है, आप बाय एयर भी शिपमेंट कर सकते हैं अगर आपके प्रोडक्ट की क्या बोलते हैं वैल्यू कॉस्टिंग ज़्यादा है, ज़्यादा है। वही ओके। कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो आप बाय एयर भी शिप कर सकते हैं, आप पार्ट लोड भी कर सकते हैं। इसमें कंटेनर में दो तरीके के होते हैं, एफसीएल और एलसीएल। एफसीएल का मतलब होता है फुल कंटेनर लोड, और एलसीएल का मतलब होता है लिमिटेड कंटेनर लोड। तो एफसीएल में क्या होता है, पूरा कंटेनर आपका होता है, पूरा एक ही प्रोडक्ट जाता है। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि आपका बायर है, वो आपसे 500 केजी माल चाहता है, तो आपकी भी कहीं ना कहीं कॉस्टिंग कम बैठेगी। और आप ये जो एलसीएल वाला मेथड है, इसके थ्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए, ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। और कहीं ना कहीं जब अगर आप पूरा कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो कहीं न कहीं थोड़ा वो कैपिटल। एक्सपेंसेस बढ़ हाँ, सकते हैं। इसके अलावा इंडिया जो अभी आज के टाइम में सबसे अच्छा जिस चीज़ में ग्रो कर रहा है, वो मैं समझता हूँ सर्विस इंडस्ट्री। और सर्विस एक्सपोर्ट जो है, उसमें आपको कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। सर्विस एक्सपोर्ट मतलब आप ये मान के चलिए, जैसे आजकल ये जो बीपीओज़ वगैरह बन रहे हैं, कॉल सेंटर्स हो रहे हैं, राइट। ये कहीं न कहीं सर्विसेज़ ही प्रोवाइड कर रहे हैं टू मतलब फॉरेन कंपनीज़, तो ये भी एक्सपोर्ट में ही काउंट होता है। हाँ। अच्छा राघव ये बताइए जैसे आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, राइट? और बहुत लुभावने ऑफर भी हम देख रहे हैं, है जी, ना? कि जी। वेबिनार्स और बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस भी चल रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेके। और वहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आप हमारे पास आइए, हम आपका बिजनेस 100 100 करोड़ करोड़ का पहुँचा बना देंगे, देंगे। हम आपका बड़ा बिजनेस जी, कर देंगे। जी। तो क्या ये सही में वर्थ है इस चीज से, या फिर ये जस्ट एक ड्रीम सेलिंग हो रहा है? मैम, मैं इसमें आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर इतना आसान होता, नहीं, तो और कोई तो इम्पोर्ट वो जो एक्सपोर्ट कर लो। टीचर्स हैं, वो खुद एक्सपोर्ट नहीं कर लिए होते। राइट, राइट, राइट। बट इतना आसान नहीं है। मैं ये मानता हूँ नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन ये जो नॉलेज के अराउंड ये जो पूरा बिज़नेस मॉडल बना हुआ है, ये बिज़नेस मॉडल बहुत गलत बना हुआ है। ये लोग क्या करते हैं कि आप मान के चलिए कि जैसे कि एक कोई मतलब टीचर है, एक्सपोर्ट्स के बारे में सिखाता है, तो वो आपसे क्या करेगा, आप 10-15 लोगों को एक साथ लाएगा, वो बोलेगा कि 1-1 लाख रुपए आप लगाओ, एक अनियन का कंटेनर बनाते हैं। अनियन का कंटेनर आप ये मान के चलिए 8-10 लाख रुपए का बन गया। एक अनियन का कंटेनर बनाते हैं और कि हम दुबई भेजेंगे, दुबई में हमारा कमीशन एजेंट बैठा हुआ है, वहाँ पे और दुबई में आपको प्राइस बता कमीशन एजेंट है, हमारे वेयरहाउसेस वेयर भी हाउसेज़ है, हैं, बहुत सारे हाँ, टॉपिक पे हाँ। बात होती है। तो अब क्या करेंगे वो लोग कि हमारा कमीशन एजेंट है वहाँ पे, हम यहाँ से मटेरियल सेल करते हैं और वहाँ जाके बिक जाएगा।
और वो कमीशन काट के प्रॉफिट हमें दे देगा। और प्रॉफिट मार्जिन बताते हैं कि अपने को 2 लाख रुपए मिलेंगे। 8 लाख रुपए पे 2 लाख 2 रुपए लाख मिल रहे रुपए हैं, तो कहाँ हर किसी को भी कोई बुरे कर नहीं लेगा लगेंगे कि हाँ इज़िली। ठीक है सर, हम कर लेते हैं। अब फिर आपने पूरा एक्सपोर्ट कर लिया, आपको उससे पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर हो जाएगा कि एक्सपोर्ट ऐसे होता है। आपने आपका एक्सपोर्ट कर लिया, आपने आपका मटेरियल वहाँ पे सेल कर दिया। फिर सेल होने के बाद आपका जो टीचर है वो आपको ये बताएगा कि अरे यार वो प्रोडक्ट तो ना 8 लाख का था लेकिन 7.5 लाख में ही बिका। और उसके बाद यार 5% वो कमीशन एजेंट का चार्ज है, वो भी हमें देना देना पड़ेगा। पड़ा। और उसके बाद वो जो टीचर है वो गायब हो जाएगा, वो कहीं नहीं दिखेगा ओके। आपको। तो इसमें की काफ़ी चीज़ें होती चीज़ें हो हैं। रही है मतलब कोई बिल्कुल। यदि ट्रस्टेबल कोई जी, क्लासेस चल जी, रहे हैं, जी। तो आप डेफ़िनेटली ट्रस्ट कर बिल्कुल, सकते हो। बिल्कुल। लेकिन यदि कहीं पे हाँ, है कि भई नहीं इस पे हाँ, ट्रस्ट नहीं कर हाँ, सकते, तो आपको सोच समझ के हाँ। जाना चाहिए। अब जैसे कि मैं मेरा बताऊँ तो मैंने एक भी क्लास या कोई वेबिनार अटेंड नहीं किया है, प्रैक्टिकली सीखा, काफ़ी ग्रेट। लॉसेस खाए। ऐसा नहीं है कि मतलब सब हाँ, कुछ रोज़ेज़ ही था। मैं काफ़ी लॉसेस खाए, सीखने को मिला, काफ़ी क्या बोलते हैं बैक स्टैबिंग्स हुई, ये जो कमीशन वाली चीज़ें हैं ये कहीं न कहीं ट्रू ही हैं। तो मतलब इन सब चीज़ों से ये चीज़ समझ में आई कि भई अगर आपको एक्सपोर्ट का नॉलेज हो रहा है तो वो तो अच्छी बात है। अगर आप कोई वेबिनार अटेंड कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये जो ड्रीम सेलिंग जो चीज़ वर्ड आपने यूज़ किया, ये बहुत गलत है। इससे क्या होता है यूथ ऐसा समझता है कि एक कंटेनर बना देता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ, पैसे ही पैसा होगा। वो कहीं न कहीं गलत चीज़ है। और यही चीज़ कहीं न कहीं हो रही है कि आज का यूथ में पैशन्स कम है और शायद इसीलिए इतने सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी वो बंद भी हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली स्टार्टअप्स और इसका कॉन्सेप्ट मुझे जैसा समझ में आया कि इन्हें बस वीसी से फंडिंग मिल जाए, फंडिंग उठा ली और मतलब मेहनत करना पड़ता है मैम मेहनत किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, एग्री, टाइम देना पड़ता है। टाइम देना पड़ता है। और ये लोग क्या चाहते हैं ईज़ी मनी चाहते हैं। ईज़ी मनी आजकल मिल भी जाता है काफ़ी लोगों को, लेकिन अगर रियलिटी देखे जाए हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब टाइम लगता है, हार्ड वर्क, पेशेंस, मेहनत और पैसा सबसे इम्पोर्टेंट। और जब पैसे का लॉस होता है वो तो सबसे बुरा लॉस रहता है। अच्छा राघव ये बताइए कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोथ आर डिफरेंट, राइट, राइट? सो राइट। इम्पोर्ट करना ज़्यादा ईज़ी है या एक्सपोर्ट करना ज़्यादा ईज़ी है? तो हम इसको बेसिक समझें तो इम्पोर्ट का मतलब हुआ कोई भी प्रोडक्ट लेके आना। एक्सपोर्ट का मतलब हुआ कोई भी प्रोडक्ट बाहर जाना। तो अब क्या होता है कोई प्रोडक्ट इंडिया में ग्रो हो रहा है या फिर इंडिया में बन रहा है, तो वो प्रोडक्ट बन के बाहर बिकेगा डॉलर्स में। तो उस कारण से डॉलर्स इंडिया में वापस आएँगे। तो गवर्नमेंट काफ़ी बेनिफिट देती है जब डॉलर्स वापस आते हैं। और उसी जगह अगर हम इंपोर्ट को देखें तो आप इंपोर्ट भी मैं यूँ नहीं बोलूँगा कि टफ़ है, बट हाँ, मतलब इट इज़ ट्रिकियर देन एक्सपोर्ट। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए, इसके अलावा आपको कस्टम क्लियरेंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। सीएचए तो उसका काम करता ही है, बट आपको भी आपका पूरा नॉलेज होना चाहिए कि भाई मान के चलिए कि मेरा 1 करोड़ रुपए का माल है, कि मेरे को उस पे कस्टम ड्यूटी कितनी पे करनी है, सीजीएसटी, आईजीएसटी कितना लगना है, सेस कितना लगना है, वेयर हाउसिंग के चार्जेस, लॉजिस्टिक्स के चार्जेस, इसके अलावा शिपिंग लाइन जैसे कि वर्क करती है। तो शिपिंग लाइन बेसिकली हो गई ट्रांसपोर्टर। तो शिपिंग लाइन क्या करती है, कंटेनर लेके आती है। अब मान के चलिए शिपिंग लाइन ने आपको 7 डेज़ का फ्री टाइम दिया हुआ है। इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं मैम यहाँ पे। तो शिपिंग लाइन ने 7 डेज़ का फ्री टाइम दिया हुआ है आपको, लेकिन अगर वो 7 डेज़ ओवर हो गए तो शिपिंग लाइन फिर डिटेंशन लगाती है। तो आप ये मान के चलिए आज आपका 7 दिन ओवर हो गए, ये 8वाँ दिन है, तो आपको ₹1 का डिटेंशन है, 9वें दिन ₹2 का डिटेंशन है, तीसरे दिन मतलब 10वें दिन ₹4 का डिटेंशन है, तो मतलब डबल डिटेंशन होता है, डबल होता रहेगा, डबल होता है। तो कहीं तो न कहीं उसमें लॉस है जी फिर। मैम, ऐसा हो जाता है कभी-कभी तो कि प्रोडक्ट से ज़्यादा तो डिटेंशन भरना डिटेंशन है, में ही बना गया। तो मतलब बहुत सारे लोग तो नए-नए मैं यहाँ पे इम्पोर्टर्स आपको प्रोडक्ट थोड़ा छोड़ते हैं। जी, रोकना जी। चाहूँगी कि कस्टम क्लीयरेंस में इतना टाइम क्यों लगता है? किस रीज़न से टाइम लगता है कि वो टाइम से वहाँ पे कस्टम क्लीयरेंस नहीं हुआ? क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट को भी पता है कि यदि डिले हुआ, तो कहीं न कहीं कस्टमर को भी उसका लॉस हो रहा है। तो ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं क्लीयरेंस में कि थोड़ा डिले हो सकता है? मैम प्रॉब्लम ऐसे आ सकते हैं अगर हमारा कोई पेपर वर्क मिसिंग है, इनकम्प्लीट है। वही मतलब इम्पोर्ट इज़ मतलब अ बिट डिफिकल्ट
बट क्या है कि अगर हमारे पास पेपर वर्क वगैरह कंप्लीट है हमारे, तो हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर हमारा इतना सा भी पेपर वर्क इधर का उधर मिसिंग है, तो फिर कस्टम क्लियरेंस में प्रॉब्लम्स मतलब आ बहुत सकती है। प्रॉब्लम्स आ जाती और हैं। कभी-कभी ये भी हो सकता है कस्टम को कुछ डाउट है किसी डाउट आ जाता प्रोडक्ट के है। हाँ, ऊपर, तो वो हाँ, हाँ, उनका हाँ, तो हो हाँ। गया कि भई अब या वही, तो ये वही, 50% चेकिंग में जाएगा, वही, और यदि वही। ये 100% चेकिंग में गया, गया, तो गया। मतलब आप समझ लो कि आप तो 1 महीने के लिए 1 ब्लॉक हो महीने गए। 1 होता ही है महीने मैम, गए। हमारे साथ ही आपके साथ भी वही चीज़ होती है कि भई आपने प्रोडक्ट इम्पोर्ट किया। भई हम तो सारी चीज़ें आपको पेपर वर्क पेपर सारी वर्क्स चीज़ें दे दे रहे रहे हैं। हैं। अब कहीं न कहीं उसमें कस्टम्स ने मतलब ऐसा फ्लैग आ जाता है, कस्टम्स का भी ऑटोमेटेड राइट, सिस्टम है, उसमें फ्लैग आ गया कि भई ये प्रोडक्ट को चेक करो। अब कस्टम ऑफ़िसर छुट्टी पे है, कभी क्या चल राइट, रहा है, राइट। कभी क्या चल रहा है, और इसी के साथ-साथ हमारा डिटेंशन भी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और कस्टम्स और शिपिंग लाइन दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। कस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, शिपिंग लाइन प्राइवेट है। तो ये दोनों मतलब अलग-अलग चीज़ें हैं और दोनों फिर अपने अलग-अलग चार्जेस माँगती हैं। ओके, दैट मीन्स कि हमें काफ़ी थोड़ा प्रिपरेशन बहुत लेके चलना बिल्कुल, पड़ेगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि थोड़ा-सा क्लियरेंस में भी आगे-पीछे हो सकता है। और हम ये सोचें कि इम्पोर्ट नहीं करें, केवल एक्सपोर्ट करें, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है मैम। मतलब मैं मानता हूँ कि 60% प्रोडक्ट्स जो हैं, इंडिया में अभी वो जो भी है, मैं जो रॉ मटेरियल रॉ आ रहा है, मटेरियल है, वो इम्पोर्टेड ही है। इम्पोर्ट से ही आ जी। रहा है। आज तो हम ऑयल मतलब ऑयल इंडस्ट्री को ले लें, ऑयल मतलब इंडस्ट्री ले लें या किसी भी इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल रॉ ले लें, यदि हम मटेरियल, फार्मा का भी रॉ मटेरियल जी, ले वो लें, भी चाइना से राइट? ही आता है। तो भी वो पूरा रॉ मटेरियल तो बाहर फॉरेन से से ही। ही आता है, बाहर वही, से ही वही, आता वही, है। वही। और इसीलिए मतलब इम्पोर्ट थोड़ा-सा टफ़ पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट भी एम्फसाइज़ करती है एक्सपोर्ट्स को। तो राइट। इस कारण से एक्सपोर्ट में तो बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर आप मान के चलिए आपका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट है लेट्स से प्लास्टिक्स को ही लेते हैं। अगर प्लास्टिक बॉटल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपकी कंटेनर की वैल्यू हो गई 20 लैक्स। तो 20 लैक्स पे जैसे कि हमें यहाँ पे तो ड्यूटी पे करनी है गवर्नमेंट को इम्पोर्ट में, और एक्सपोर्ट में तो गवर्नमेंट ड्यूटी का रिबेट देती है, ओके, 2% हाँ, 3% जो भी। राइट, राइट। मतलब आपके प्रोडक्ट की जो टोटल वैल्यू है, उसका 2% तो आपको गवर्नमेंट रिबेट गवर्नमेंट दे रिबेट देती दे है। देती है। वो आप कहीं पे भी फिर यूज़ कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट्स में तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं। इसके साथ-साथ एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, जैसे कि एक ऑडियंस को बहुत अच्छी बात बताने की है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ईसीजीसी। तो बेसिकली अगर मान के चलिए आपके पास कोई बायर है बाहर का, और वो आपसे मटेरियल मांग रहा है, लेकिन उसका यूँ कहना है कि मैं तो आपको 10% एडवांस दूंगा, बाकी अगेंस्ट डॉक्यूमेंट या फिर बाकी शिपमेंट रीच होने के बाद। तो यार अब वो बायर 10% एडवांस भी दे रहा है, लेकिन क्रेडिट कैसे दे दूँ मैं? और चलो इंडिया में हो तो मैं उसके पास जा भी सकता हूँ, आ भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो आप ये मान के चलिए कि वो दूसरी ही कंट्री है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पे ईसीजीसी इन्वॉल्व होती है। ईसीजीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो क्या करती है, आपका जो प्रोडक्ट है उसको इंश्योर करती है। मान के चलिए इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट कुछ भी दिक्कत होती है, मतलब बायर प्रोडक्ट लेने से मना कर देता है, या फिर बायर प्रोडक्ट ले लेता है और पैसे रिटर्न नहीं करता है, तो उस केस में ईसीजीसी हमें उस प्रोडक्ट का 95% रिटर्न करती है, मनी। ये राइट। तो ये लोगों को पता नहीं है, इस कारण से डर जाते हैं कि अरे यार एडवांस में वो 10% एडवांस दे रहा है, बाकी बोल रहा है कंटेनर पहुंचेगा उसके बाद पेमेंट करूंगा, कैसे मैं ट्रस्ट कर लूँ? तो ईसीजीसी, और यही जो मैं आपको बेसिक स्टेप्स बताए थे ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, तो उसमें एक और स्टेप जो बहुत मेजर मुझे लगता है वो है ईसीजीसी के साथ रजिस्ट्रेशन। अच्छा राघव, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मतलब हम कई बार सामने वाली पार्टी को जानते हैं, कई बार नहीं नहीं भी जाना। जानते हैं, राइट? तो फ्रॉड होने के, स्कैम होने के बहुत सारे जी, चांसेस है। जी। तो आप हमें बताइए कि ये फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं? और आप हमें ये बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है क्या? और आपने उसको कैसे हैंडल किया? तो मैम बेसिकली मैं बताता हूँ, जैसे कि हम कोचिंग क्लासेस और इन सब की बात कर रहे थे, तो हम लोग भी फ्री वेबिनार्स रखते हैं। हमारा निर्यात सारथी एक प्लेटफॉर्म है, उस पे हम फ्री वेबिनार्स रखते हैं, हमारा कुछ भी चार्जेस नहीं रहता उसका, हम उस पर डिस्कशंस और ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास एक बंदा आया था, ही वॉज फ्रॉम पुणे। उनका डाबर और इन सब का क्या बोलते हैं होलसेल का काम था। उनके पास चेक रिपब्लिक से एक ऑर्डर आया, और वो ऑर्डर की वैल्यू आप सुनेंगे $7 मिलियन।
ओह माय गॉड! फर्स्ट 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 ऑर्डर ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर $7 मिलियन, आज मान के चलिए मोटा-मोटा 70 करोड़ रुपए हो गए। तो वो हमारे पास आया कि मेरे को चेकोस्लोवाकियन गवर्नमेंट से ऑर्डर है ये, मेरे को फुलफ़िल करना है, इसको जल्दी से करना पड़ेगा। वो लोग बोल रहे हैं टाइम फ्रेम बहुत कम है, मुझे सेलेक्ट किया है और ऐसा-वैसा। मैंने कहा हम इतने टाइम से बिज़नेस में हैं, हमें तो ऐसा कभी ऑर्डर ऑर्डर नहीं मिला मिला नहीं। कि ये क्या चीज़ है? तो फिर उसके बाद ये सारी डिस्कशन चल रही है, वो ही उनके साइड से डिस्कस कर रहे हैं। फिर हमने उनसे बोला कि सर एक बार आपके मेलिंग ट्रेल हमें दीजिए, जो भी आप मेल पे बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि क्या है, क्या नहीं है। तो वो चेक्स म हमने फिर उसके बारे में रिसर्च किया, तो चेकोस्लोवाकियन गवर्नमेंट का रियल अकाउंट था ही नहीं। वो मतलब किसी और का अकाउंट था। अब उसमें ये तो चलो $7 मिलियन तो उन लोगों ने बाइंग बता दी। इसमें अब ये लोग क्या बोल रहे थे कि आपको एक $3000 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट के साथ। आप वो करोगे उसके बाद हम आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो भाई ये जो भैया हैं ये क्या बोलते हैं वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए रेडी हो प्रिपेयर गए हो थे। गए थे। मैंने बोला, मैंने कहा सर आप मेरे को 2 दिन का टाइम दीजिए, ये फ्रॉड है, मेरे को 2 मिनट 2 दिन, सर्चिंग के लिए हाँ, टाइम 2 दिन का दीजिए। टाइम दीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि नहीं राघव भैया ऑर्डर निकल जाएगा और ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा आप मेरे को थोड़ा-सा टाइम दो, मैं आपको रिसर्च करके बताता हूँ। तो मैंने उनको फिर सारी चीज़ें उनके सामने रखी, सारे फैक्ट्स उनके सामने रखे। उनका ईमेल जो एड्रेस था वो भी मतलब फ़ीजी वगैरह का था। इस तरीके से मतलब इस तरीके से बड़े स्कैम चलते हैं और ये तो चलिए बच गए, ऐसे पता तो नहीं शॉर्ट कितने में लोग। ये बोल सकते हैं कि जब भी ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि आपका कोई ऑर्डर है, बायर है, राइट? तो यदि वो सामने कुछ पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करे कि नहीं आप तो 4 दिन में आपको बिल्कुल, ऑर्डर बिल्कुल। देना पड़ेगा अदरवाइज़ ऑर्डर कैंसल कैंसल हो हो जाएगा, जाएगा। तो वहाँ पे हमें थोड़ा-सा बिल्कुल, सतर्क सतर्क रहने की रहने की ज़रूरत ज़रूरत है। है। अब मतलब आपको आपके तरफ से सारे ड्यू डिलिजेंस करने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना वापस से ईसीजीसी, तो ईसीजीसी भी आपके लिए ये चीज़ करता है। मान के चलिए आपके पास कोई बायर है, आपको उसकी कंपनी के बारे में जानना है, समझना है, तो ईसीजीसी चार्ज करती है ₹500 उस चीज़ का। और वो आपको कंपनी की पूरी डिटेल्स निकाल के देती है कि भाई ये कंपनी सही है कि नहीं है। आप खुद सोच के देखिए ना, $7 मिलियन का पहले ही ऑर्डर आ गया। तो भाई पॉसिबल ही आप नहीं है। $1000, राइट। $5000, $10,000 ऐसे स्टार्ट करेंगे तब जाके तो आप 100,000 पे 100 बात को कर बात पाएँगे। कर पाओगे। ओके। मिलियंस पे जी। राइट, तो तो इस तरह ऐसे से स्कैम काफ़ी हो सकते काफ़ी हैं। काफ़ी स्कैम्स हैं मैम। इसके अलावा और कोई स्कैम मैं आपको बताऊँ, जैसे कमीशन एजेंट वाला स्कैम। ये आपसे कंटेनर मंगा लेंगे कि भई हम आपका मटेरियल यहाँ पे बेचेंगे और जो भी प्रॉफ़िट होगा उसमें से हम 5% कमीशन चार्ज करेंगे। कभी-कभी तो बेचारों के साथ ऐसा भी हुआ है कि कंटेनर तो गया, पैसे कोई आए नहीं। हाँ, हमारे साथ एक एग्ज़ाम्पल है, हमारा जी, एक फ्रेंड है, उनके साथ ये जी। चीज़ हुई थी। उन्होंने चाइना से कुछ मटेरियल ऑर्डर किया था और बीएल एवरीथिंग कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग कंप्लीट पोर्ट पे इंडिया के पोर्ट पे आ भी गया। कस्टम क्लियरेंस में जब खोला कंटेनर तब पता चला कि अंदर स्टोन है मटेरियल की जगह पे। बिल्कुल ऐसा होता है। अब आप ये मान के चलिए हमारे साथ ही हुआ। अब जैसे मैंने बोला कि लॉसेस खाए लॉसेस बिना तो नहीं। सीखते ही नहीं है। हमने भी ऐसे ही एक कंपनी थी, मतलब हम उनसे मतलब जो ट्रेड फेयर थे उसमें मिले हुए थे, तो हमें ट्रस्ट था कि भई हाँ, दे आर लेजिटिमेट। तो हमने यहाँ से मतलब उसकी वैल्यू अच्छी थी, हमने 20% एडवांस दिया उस कंपनी को। तो वो कंपनी ने एडवांस तो ले लिया हमसे, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं, कुछ भी नहीं। अब हम भी ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए काफ़ी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि भई मतलब इन चीज़ों से कैसे बचें। कैसे बचे कि और वही एक बार जो रेगुलर कंपनी है उन्हीं के साथ वर्क करेंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज़ दिक्कतें आती हैं। वो जो कंपनी है उसमें जो मतलब उनकी सेल्स टीम से थी, वो मैं परचेज़ मैनेजर से ऐसा बोल रही हैं कि हमारे पास अभी यूएस डॉलर्स अवेलेबल नहीं है, हम आपको क्रिप्टो में पेमेंट कर देते हैं। हाँ, मैंने कहा यार ये ये तो और ज़्यादा ये तो दिक्कत मतलब हो फ्रॉड जाएगी। ही है। वही, तो फिर हमने उस चीज़ को राइट ऑफ राइट किया ऑफ किया। ओके, कि नहीं कोई नहीं मतलब नहीं करना। है उस चीज़ का। ओके, राघव एक चीज़ बताइए। अ, अभी जो वर्ल्ड वॉर वाली जी। सिचुएशन चल रही है हुँ। ना? तो ये वर्ल्ड वॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस पे कितना इफ़ेक्ट कर रहा है? मैम मुझे लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे इफ़ेक्ट आ रहा है, तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे ही एक्सपोर्ट पे इफ़ेक्ट ही आ आ रहा रहा है। आप ये मान के चलिए कि ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, जितना मैं देख रहा हूँ मार्केट में। अभी 2 महीने तो कठिन हैं, लेकिन 2 महीने के बाद जो आने वाले 6 महीने रहेंगे, वो उससे भी ज़्यादा कठिन रहेंगे।
क्योंकि अभी तो रॉ मटेरियल चलिए अवेलेबल है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आप ये मान के चलिए 60-70 रुपीज़ की चीज़ हम 90 90 रुपीज़, पे 100 बेच रुपीज़ रहे में हैं। बेच रहे हैं। लेकिन मार्केट में कोई बायर ही नहीं है, क्योंकि जिस एंड यूज़र को जितना लग रहा है वो उतना ही मटेरियल ले रहा है, और 100 रुपीज़ में उसको खुद को पता है कि यार 60 रुपीज़ की चीज़ है, मैं 100 रुपीज़ में कैसे लूँ? कैसे बाय करें और फिर बस। कॉस्टिंग क्या निकलेगी? कॉस्टिंग वही, अब बिज़नेस ही नहीं बन पा रहा है, बिज़नेस ही नहीं हो पा रहा है। इसके साथ-साथ फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए, लॉजिस्टिक्स बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ है, जैसे शिपिंग लाइन है या फिर शिप्स हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी ने उनको इंश्योर करना बंद कर दिया, तो शिप्स चल नहीं रही हैं, वेसल चल नहीं रही हैं। और ऑलरेडी जैसे कि जो वॉर चल रहा है, तो जेबल अली पोर्ट जो है दुबई हाँ, का, दुबई पोर्ट दैट इज़ वन पूरा ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल रखा हुआ है। तो जब भी वो क्लियर होगा तो कंजेशन जो होगा उस कारण से, आज की नावा शिवा की न्यूज़ है कि नावा शिवा पे कंजेशन बहुत बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है तो अभी। 10-10 12-12 दिन लग रहे हैं कंटेनर क्लियर होने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन क्रिटिकल है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें एक फूड केमिकल्स भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो ही इतना महंगा हो गया है कि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे बिज़नेस कैसे करें। बहुत ज़्यादा, तो मतलब इसीलिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बिज़नेस हो, तो एक बिज़नेस नहीं होना चाहिए, उसके आपके पास सेकेंडरी और ऑप्शन टर्शियरी होने चाहिए, ऑप्शंस होने ही ऑप्शंस चाहिए, होने चाहिए। होने चाहिए। तो वॉर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और बहुत बुरा इम्पैक्ट कर रहा है, और ये वॉर अगर कंटिन्यू होती है और ये जो हॉर्मूज़ की सिचुएशन है ये क्लियर नहीं होती है, तो चीज़ें आप देख ही रहे होंगे महंगी हो रही हैं, ये चीज़ें और महंगी होंगी। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया रॉ मटेरियल तो बाहर से ही बाहर आ रहा से है, ही आ रहा फार्मा है। का रॉ मटेरियल बाहर से ही आता है, उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। और मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सबके, प्लास्टिक में देख लीजिए, प्लास्टिक में बहुत मतलब शॉर्ट एक्सपेंसिव में हो हम गया है। बोले कि यदि लग्ज़री प्रोडक्ट्स है वो भी कॉस्टली होने वाला है और डेली नीड के हाँ, प्रोडक्ट्स है वो भी हाँ। कॉस्टली होने वाले लग्ज़री प्रोडक्ट्स तो खरीदने वाला उसको तो कुछ फ़र्क नहीं वो तो पड़ना है। मोदी जी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि गोल्ड मत खरीदिए। वही, वही। राइट। वो कहीं न कहीं गोल्ड मत खरीदिए, उसके पीछे रीज़न वही है कि हम डॉलर का रिज़र्व डॉलर्स का हमारा बचा के रिज़र्व रखें। बचा रहा है। मैंने कहीं पे सुना है एनर्जी लॉकडाउन भी लग सकता है, कुछ भी ओह! हो सकता है, मतलब तो अभी अभी तो टाइम ये है कि हमें थोड़ा-सा केयरफुली चलना ही बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, अवेयरनेस के बिल्कुल, साथ बिल्कुल। हमें अभी रिसर्च करने का टाइम रिसर्च है। करने का टाइम नए है। प्रोडक्ट्स पे कि किस इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड समझना कि भाई क्या हो रहा है। स्टॉक मार्केट की आप देख ही रहे हैं, सिचुएशन ख़राब है। तो नई, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सर्विस एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट आज के टाइम पे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। एआई कहीं न कहीं उस पे इफ़ेक्ट ला रहा है, लेकिन इतना बड़ा इफ़ेक्ट नहीं ला पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा सर्विस एक्सपोर्ट पे फ़ोकस करना चाहिए। अभी राइट टाइम वही राइट, है येस, कि येस, क्योंकि एक्सपोर्ट पे करना। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको वेसल चाहिए, कंटेनर चाहिए, ये सारी चीज़ें। सर्विस एक्सपोर्ट करना है तो कुछ भी नहीं है, आपको लैपटॉप पे बैठ के काम करना है। तो ऐसा है। थैंक यू राघव, आप आए और इतनी अच्छे से नहीं, थैंक इन्फॉर्मेशन यू सो हमारे मच। व्यूअर्स को मिली। जी, थैंक यू सो मच। नहीं, इट वाज़ एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मैम। मच।